ये आपका दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ होता है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और फिर इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिल जाती है। पश्चिम एशिया का खत्म ना होने वाला टकराव। तो आप देखेंगे कि इजराइल ने ईरान में सैन्य कार्यवाही की तो है, लेकिन आप देखिए ना तो वह कुछ खुलकर कह रहा है और न ही ईरान आधिकारिक रूप से यह स्वीकारना चाहता है कि उसे इजराइल ने निशाना बनाया है। और इजराइल ईरान में टकराव की जड़ में हमास द्वारा इजराइल पर गत 7 अक्टूबर को किया गया वह भीषण आतंकी हमला है, जिसमें 1000 से अधिक इजरायली और अन्य देशों के लोग मारे गए थे। आप लोगों ने देखा कि इजराइल पर हमास ने हमला किया, उसके बाद आप देखते हैं कि इजराइल ने बदला लिया एक तरह से, आप देखते हैं, और वो रुक नहीं रहा है, सफाया करता जा रहा है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये आपको ईरान देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। और ये अदन की खाड़ी हो गई, फारस की खाड़ी, ये अरब सागर है। और यहाँ आप देखेंगे ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखें भूमध्य सागर है और ये आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद शुरू हुआ गाजा का संघर्ष। इजराइल ईरान युद्ध की कगार पर आकर खड़ा हो गया है, यह आसानी से नहीं टलेगा। पिछले सप्ताह ईरान ने इजराइल पर करीब 185 ड्रोन और 150 क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास में ईरानी जनरलों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान सरकार, जो इजराइल को धरती से मिटाने की कसम खाती है, के पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटे मार गिराए और इसलिए ईरान बौखला गया। यदि वह इजराइल को निशाना न बनाता तो अपने समर्थकों की भी साख गवा देता। और देखिए एक तरह से यहाँ भी आप देखते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा, गांव में कहीं किसी की लड़ाई होती है, एक कमजोर पड़ जाता है तो लोग उसके मजे लेने लगते हैं, आसपास के लोग। तो उसी तरह से अगर आप देखते हैं कि ईरान चुप बैठता तो लोग कहते हैं अरे ईरान कमजोर हो गया, तो ईरान को भी जवाब देना जरूरी लगा। सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी कर इजराइल ने जिन ईरानी जनरलों को आतंकी साजिश रचने का जिम्मेदार बताते हुए मारा, उन पर दूतावास के बाहर भी हमला किया जा सकता था, परंतु उन्हें दूतावास में ही निशाना बनाया गया। इजराइल अच्छे से जानता था कि ऐसा करना कूटनीतिक प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। फिर भी उसने संभवतः ऐसा इसलिए किया क्योंकि 7 अक्टूबर को के आतंकी हमले के बाद उसने ठान लिया था कि सही समय पर हमास की हरकत के लिए ईरान की जवाबदेही तय की जाएगी। और ईरान दशकों से हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमले करता करता आया है, और ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी फैज लश्कर जैसे संगठनों के जरिए भारत पर आतंकी हमले कराती रही है। अभी तक आप देखते हैं कि इजराइल ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर ही जवाबी कार्रवाई करता था, ना उनके नियंत्रक ईरान पर। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल का विचार बदला और पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का कहना था कि हमसे यह गलती हुई कि हम आतंकी रूपी ऑक्टोपस के पैरों यानी कि हमास हिजबुल्लाह से लड़ते रहे, परंतु उसके सिर यानी कि ईरान को कुचलने की कभी कोशिश नहीं की। सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान के पास यह विकल्प था कि वह किसी और देश में उसके ठिकानों को निशाना बनाता, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी शासक इजराइल को नक्शे से मिटाने के सपने अपने समर्थकों को दिखा रहे थे, इसलिए उनके पास उस पर सीधे हमले के अलावा और ना उपाय ना था। और इजराइल पर ईरान के हमले ने उसके मिसाइल कार्यक्रम की कमजोरी ही उजागर की, और इजराइल पर दागी गई 150 मिसाइलों में से मात्र 7 ही निशाने पर लगी। हमले के समय इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं एक साथ काम कर रही थी। आधी से ज़्यादा ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे इजरायली सीमा में प्रवेश करने से पहले ही गिर गईं। जो 7 मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंची वे भी इजराइल के एक सैन्य हवाई अड्डे का मामूली नुकसान कर पाई। और इसके बाद भी इस हमले में ने इजरायली जनता के सामने ईरानी खतरे को मूर्त रूप दे दिया और दोनों देशों के बीच प्रतिरोधक क्षमता का संतुलन भी गड़बड़ा दिया। और आप देखेंगे कि यदि इजराइल इस हमले का जवाब ना देता तो भविष्य के लिए संकेत जाता कि ईरान सीधे उस पर बमबारी कर सकता है, या फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा
और इस समय पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की सेनाएं तैनात हैं। और आप देखिए, ईरानी हमले को विफल करने में उन्होंने इजराइल की पूरी सहायता की, परंतु यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी कि इसलिए इजराइल के लिए ईरान पर जवाबी कार्रवाई का शक्ति संतुलन बहाल करना जरूरी था, ताकि भविष्य में ईरानी हमले नियमित ना हो जाएं। और ख़ास बात यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमला उसके सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खमेनेई के जन्मदिन के मौके पर किया। और इजराइल के अंदर एक धड़ा है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि यदि वह परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो वह पाकिस्तान की तरह परमाणु युद्ध की धमकी की आड़ में इजराइल के विरुद्ध व्यापक आतंकी युद्ध चलाता रह सकता है। इस धड़े को सऊदी अरब समेत अन्य कई सुन्नी देशों का मौन समर्थन भी है, और वे नहीं चाहते कि सिया देश से ईरान के पास परमाणु बम हो। जॉर्डन की वायुसेना ने तो ईरानी हमले को विफल करने में इजराइल की मदद की। माना जाता है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के साथ अन्य विध्वंस कार्रवाई भी करती आई हैं। और गत दिवस इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधा निशाना तो नहीं बनाया, पर उन शहरों के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की जहां उसके परमाणु संयंत्र भी है। और ईरानी सूत्र इस हमले को एक छोटा और विफल ड्रोन हमला बता रहे हैं, क्योंकि सच स्वीकारने पर ईरान को फिर से इजराइल पर मिसाइल हमले करने होंगे जो पहले की तरह विफल कर दिए जाएंगे, और उसकी कमजोरी की पोल पुनः खुल जाएगी। ईरान का व्यवहार बालाकोट में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जैसा है, और आप देखते हैं कि इजराइल ने शायद इसलिए ईरान पर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि ऐसा करना रूसी वायुसेना को ईरान में आने का बहाना दे सकता था, और जैसा सीरिया में देखा जा चुका है। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है, और पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल का टकराव पहले ही यूक्रेन में अमेरिका समर्थित प्रतिरोध की धार कुंद कर रहा है, और इन दोनों देशों का टकराव विश्व शांति को संकट में डालने वाला हो सकता है, जिसकी जद में ईरानी परमाणु कार्यक्रम भी आ सकता है। चूंकि यह साफ है कि पश्चिम एशिया में शांति के आसार नहीं, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सोती। इन्हें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो इनके द्वारा यह लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा। तो आप देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा चुनाव से जुड़े विषय फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, यूके गार्जियन और इकोनॉमिस्ट जैसे वैश्विक मीडिया संस्थान की कवरेज के केंद्र बिंदु बन गए, और इन मीडिया संस्थानों की कवरेज और लेखों के स्वर एवं भाव लगभग एक जैसे हैं, और इनकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के कमजोर होने से लेकर उसके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। और विशेष रूप से चिंता की बात है कि वैश्विक मीडिया संस्थानों की कवरेज ने भारत में राजनीतिक मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश की है। उत्तर दक्षिण विभाजन की कल्पना से लेकर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कम करने तक ऐसी विदेशी कवरेज से पहले वोट डाले जाने के पूर्व ही चुनावी नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के प्रयास किए। देखिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है, और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत परिष्कृत विदेशी हस्तक्षेप अभियानों का लक्ष्य बन गया, जो इंटरनेट की व्यापक पहुंच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की ताकत का लाभ उठा रहे हैं। और इसमें भारत अकेला नहीं है। ऐसा कई विदेशी अभियानों ने दुनिया भर में चुनाव प्रक्रियाओं की पवित्रता को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे अभियानों का सामना किया जिसके बारे में चीनी प्रभाव वाले फंडिंग अभियानों और प्रचार प्रसार से जुड़े लगभग सिद्ध हो चुके मामले मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने डीप फेक और एआई के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के माध्यम से चीन की ओर से भारतीय चुनाव को लेकर खतरों के प्रति आगाह भी किया है। और कनाडा में प्रवासी भारतीयों और राजनीतिक हस्तियों को प्रभावित करने के गुप्त प्रयासों की रिपोर्ट ने चिंता पैदा की है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने राजनीतिक संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप के प्रभाव से जूझ रहा है, और जिसके कारण महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए हैं और जासूसी और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कानूनों को मजबूत बनाया गया। और विभिन्न प्रमाणों से यह स्पष्ट हुआ कि परोक्ष तरीके से भेजी जाने वाली चीनी फंडिंग ने भारतीय मीडिया प्रतिष्ठानों में अपना रास्ता बना लिया है, और जो सूक्ष्मता से धारणाओं को बदलने के साथ ही जनता की राय को प्रभावित कर रहा है। और न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग और चीन से जुड़ी व्यवसायियों के साथ उसके संबंध का हालिया मामला इसका उदाहरण है।
और इससे भी अधिक घातक तरीके से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को फर्जी वीडियो एवं डीप फेक कंटेंट को प्रसारित करने का हथियार बनाया गया है, और जिसकी सच्चाई एवं मनगढ़ंत कहानियों के बीच की रेखा धुंधली हो गई है और पीएम मोदी तक ऐसे डीप फेक का शिकार हो गए हैं। व्हाट्सएप जैसे व्यक्तिगत मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए गलत जानकारियों के प्रसार ने चुनावी प्रक्रिया में भरोसे को कम करते हुए मतदाताओं को गुमराह करने वाली रणनीति का पता लगाने का कठिन बना दिया है। और भारतीय राजनीति पर ऐसी हरकतों के परिणाम दूरगामी होंगे। सूचना इकोसिस्टम में हेरफेर करने के अलावा विदेशी शक्तियां घरेलू तत्वों की पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयानबाजी का सहारा लेकर आप देखिए भारत में सामाजिक भेदभाव को बढ़ा रही हैं। हताश राजनीतिक दल और नेता इस घातक रणनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनकी अनावश्यक और अतिरंजित घोषणाओं का विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने के उद्देश्य से दोहन किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के मूल सार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के नतीजे में विश्वास को खतरे में डाल रहा है। भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीमा पार बैठे एजेंटों की ओर से प्रौद्योगिकी के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के जरिए उत्पन्न होने वाले खतरों को देखते हुए यह तत्काल निर्णय लेने और कार्रवाई करने का समय है। सूचनाओं के प्रसार में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने और चुनावी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग को अन्य सरकारी और गैर सरकारी हितधारकों के साथ मिलकर इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका के तहत फोकस अन्य बातों के बजाय मुख्यतः आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर केंद्रित रहा, जबकि इस प्रक्रिया में हो रही विदेशी हस्तक्षेप पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप और इसके साथ ही गलत सूचनाओं से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अपने अभियानों से परे जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि फर्जी खबरों, दुर्भावनापूर्ण वीडियो और डीप फेक मीडिया की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उन्हें तत्काल हटाया जा सके। और इसी तरह सरकार की फैक्ट चेक यूनिट्स को प्रभावकारी उपकरणों या साधनों और व्यापक क्षमता से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। तभी चुनाव आयोग दृढ़ता के साथ इस दिशा में ठोस कदम उठा सकता है। वास्तव में यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को अक्षुण्ण रखने के लिए हर हाल में जीतना ही होगा। और यह हमारे लोकतंत्र के मजबूत आधार की रक्षा के लिए सतर्कता बरतने, एकता सुनिश्चित करने और सक्रिय उपायों का आह्वान करने का सही समय है। अब इस मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है। लेखक प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। एक और बात बता दूं आपको, देखिए अगर जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव पर कमज़ोर होता है तो वो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। और अभी भी आप लोग बात करिए मतदाताओं से तो बहुत सारे मतदाता कहते हैं अरे हमारे वोट से क्या होने वाला है, वो ईवीएम में घपला हो जाता है, ये हो जाता है, हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है। तो उस भरोसे को बनाए रखना होगा, तभी लोकतंत्र की मजबूती है। और लोकतंत्र कहने का मतलब सत्य की महत्ता। इस समय संसार में असत्य और कपट का बोलबाला बढ़ रहा है। ऐसे में सत्य की महत्ता को समझना और भी आवश्यक हो गया है। गौतम बुद्ध ने इस संबंध में कहा कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है धर्म का उल्लंघन करता है। परलोक की जिसे चिंता नहीं है वह आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में संकोच नहीं है वह कोई भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें, न ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहित दें। असत्य का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए और सत्य को जितने भी पर्दों में क्यों ना छुपा कर रख दिया जाए, एक ना एक दिन वह प्रकट हो ही जाता है। हमारे मनीषियों ने यथार्थ ही कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होनी चाहिए, उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन, वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्ण रूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते। चूंकि सत्य सदैव कड़वा होता है तो सत्य बोलने वाले समाज में कुछ अलोकप्रिय भी हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं है, विचारों की सत्यता भी है। हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही नहीं। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। हमारे अस्तित्व का एकमात्र उचित यही हो कि हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केंद्रित है रहे। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। संभव है कि सत्य के बिना भी उसे सफलता मिल जाए, किंतु आंतरिक शांति एवं समग्र संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। कांग्रेस के सहयोगी दल, अब आप देखिए चुनाव है तो सब चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए। वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग ही चुनाव लड़ रही हैं और कह रही हम इंडिया का गठबंधन है।
पंजाब में आप देखते हैं आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, वो कह रही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये सब चलता रहता है। पुलिस की लापरवाही, तो गैंगस्टरों के विरुद्ध पंजाब पुलिस अभियान चला रही है, वहीं इस प्रदेश के तरन तारन में पुलिस की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आना हैरान करने वाला मामला है। गोविंदवाल साहिब जेल से सिविल अस्पताल लाए गए एक कैटेगरी के गैंगस्टर का फरार हो जाना गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को जब पता था कि गैंगस्टर के खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसने बैंक में लूट की कोशिश के दौरान एएसआई को गोली मारी थी, तब सुरक्षा व्यवस्था में कोताही क्यों बरती गई? आखिर 3 पुलिस कर्मचारियों में से 2 अस्पताल से घर क्यों चले गए? अस्पताल में जो कांस्टेबल उपस्थित था उसने अपनी ओर से घर जाने के लिए कहा, या फिर दोनों पुलिस कर्मचारियों किसी अधिकारी से अनुमति ली थी? यह बात सामने आना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि अभी तक लापरवाही पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है? और इस तरह के मामलों से पुलिस की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसी लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपित एक गैंगस्टर भी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति यदि होती रही तो स्वाभाविक है कि पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा कम होता है, और राज्य की कानून व्यवस्था के लिए भी इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। खास करके तब जब आप देखिए आए दिन गैंगस्टर फोन करके व्यापारियों से रंगदारी मांगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। गैंगस्टर के फरार होने के मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं पुलिस व्यवस्था पर बहुत भरोसा है हम लोगों का। कितना भरोसा है आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। एनीमिया से मुक्त भारत, तो आयरन की कमी के कारण भारत हर तीसरा बच्चा जन्म के समय कम वजन का होता है, और लगभग 70% भारतीय महिलाओं और बच्चों में आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्वों की गंभीर कमी पाई जाती है। भारत में प्रसव के दौरान होने वाली 20 से 40% मौतें एनीमिया के चलते होती हैं। पूरी दुनिया में इस कारण जितनी मौतें होती हैं उनका आधा केवल भारत में होता है। एनीमिया से सबसे ज़्यादा पीड़ित गर्भवती महिलाएं होती हैं। आयरन की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अन्य स्थितियां जैसे विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी, पुराना सूजन, परजीवी संक्रमण और अनुवांशिक विकार आदि भी एनीमिया का कारण हो सकते हैं। देश में गर्भावस्था से जुड़ा एनीमिया स्वास्थ्य जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल माँ बल्कि विकसित हो रहे भ्रूण दोनों पर बुरा असर डालता है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में मौजूदा लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। केंद्र सरकार 2018 में ही एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति बनाई थी। इस अभियान का उद्देश्य पोषण अभियान, टेस्टिंग, डिजिटल तरीके और देखभाल के तरीकों का उपयोग करके एनीमिया का इलाज कर और सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता बढ़ाना। केंद्र सरकार ने देश को 2047 तक एनीमिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने नई दिल्ली के चिकित्सकों को इस दिशा में एक बड़ी कार्रवाई मिली है। एम्स के इम्यूनिटी मेडिसिन के एक प्रोफेसर का कहना है कि गंभीर एनीमिया होने पर रोगी को रक्त चढ़ाना पड़ता है या फिर गर्भवती महिलाओं को आयरन की 5 से 6 इंजेक्शन देने पर होते हैं। हर सप्ताह 1 इंजेक्शन लगता है, लेकिन कई गर्भवती महिलाएं सभी इंजेक्शन नहीं ले पाती हैं। विदेश में फेरी कार्बोक्सी इसका माल्टोज इंजेक्शन किडनी व कैंसर मरीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। उसकी कीमत 3 से 4 हज़ार रुपये है। यहाँ गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की बड़ी समस्या को ध्यान में रखकर उन पर इसका ट्रायल किया गया, और जिसमें यह इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित और असरदार पाया गया है। और इसके बाद आप देखिए मॉलिक्यूल में थोड़ा बदलाव करके जेनेरिक स्वदेशी इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है, और इसकी कीमत भी करीब 300 रुपये है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2024 के निर्देश में शामिल कर लिया गया। उम्मीद है कि 6 माह में मध्यम से गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को यह निःशुल्क मिलने लगेगा। अब दूसरे अस्पतालों में भी गंभीर मरीजों पर इसका उपयोग किया जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। अच्छी बात, हो भी जाना चाहिए। ये भी टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं। जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, तो वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाती है, तो जाकर देख लिया करिएगा, डाउनलोड कर लिया करिएगा। अब आप देखिए न्याय तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग, ये भी अच्छा लिखा गया एडिटोरियल। तो भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति करते हैं, और जिस कारण विधायिका और न्यायपालिका के बीच निरंतर टकराव होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों तबादलों की सिफारिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम पेडाली की भी कभी कभी आलोचना की जाती है, क्योंकि कुछ विशिष्ट परिवारों का भारतीय न्यायपालिका में प्रभुत्व है। न्यायपालिका में नियुक्ति
कि राजनीतिक हाथों में सौंपना भी उचित नहीं होगा। लेकिन एक रास्ता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई और बार काउंसिल के नामित सदस्यों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ एक उच्च शक्ति वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन हो और जिससे एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसे उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का नेतृत्व कर सकते हैं और जिसकी सिफारिश अंतिम होनी चाहिए। उन्हें औपचारिक समर्थन हेतु सीधे भारत के राष्ट्रपति को भेजी जानी चाहिए। और साथ ही आप देखेंगे, साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए, ताकि केवल 3 अतिरिक्त वर्षों के लिए व्यवस्था में रहने के कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति की पैरवी की किसी की भी संभावना को से बचा जा सके। भविष्य में सुधार के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जा सकती है और जहां करीब प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने वालों को पहले जिला न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है और अंत में उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जा सकता है। और गृह राज्य से बाहर नियुक्ति, तो स्थानीय रूप से नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पूर्व और बार सहयोगियों या फिर स्थानीय संबंधों के माध्यम से प्रभावित करने की संभावनाओं को रोकने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से उनके गृह राज्यों से बाहर नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायपालिका में राजनीतिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी यदि कोई न्यायाधीश राजनीति में शामिल होता है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभों से वंचित होना पड़ेगा। किसी भी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद कहीं भी सेवानिवृत्ति के बाद कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। जैसा कि पिछले शासनकाल के दौरान राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता ने सही वकालत की थी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीजीआई के पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले पद पर रहने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय मिलना चाहिए। भारतीय प्रणाली विपरीत मामलों की गवाह है। और आप देखिए, न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह केवल 18 दिनों 25 नवंबर 1991 से 12 नवंबर 1991 के लिए सीजीआई रहे, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 7 साल से अधिक यानी कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सीजीआई रहे। निष्पक्षता का सवाल भी उठता रहता है। किसका? निष्पक्षता का भी सवाल होता है। ये क्या सवाल है? तो सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों के खिलाफ सभी शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। महाभियोग के माध्यम से दागी न्यायाधीशों को हटाने की बोझिल और अव्यवहारिक प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। आयोग के निष्कर्षों और ऐसे दोषी पाए गए न्यायाधीशों के लिए सुझाए गए दंड को कार्रवाई के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए। ऐसे दागी न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद वे सभी लाभों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के पहले महाभियोग मामले से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने भी महाभियोग प्रक्रिया को अत्यधिक अव्यवहारिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा महाभियोग की सिफारिश करने के निर्णय के बाद करदाताओं की गाढ़ी कमाई एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बिना काम के वेतन देने में बर्बाद हो गई। न्यायाधीश भी उसे समाज से चुने गए इंसान हैं और जिसमें ईमानदार बेईमान दोनों तरह के लोग हैं। और न्यायाधीशों की कुर्सियां किसी देवीय सामग्री से नहीं बनी है जो न्यायाधीशों के रूप में प्रवेश पाने वाले किसी अवांछनीय व्यक्ति को निष्पक्ष बना सके। पेंशन की व्यवस्था, तो आप देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन मान तय करते समय वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते वेतन आयोग द्वारा तय किए जाने चाहिए। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कोई असाधारण विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान में उनके और उनके जीवन साथी के लिए आजीवन घरेलू मदद भी शामिल है। चूंकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई, न्यायिक और विधायिका में भी के लिए भी यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक सभी न्यायाधीशों के लिए फाइल पर मामले से अलग होने का कारण दर्ज करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। और इसके अलावा किसी न्यायाधीश के समक्ष पीठ की स्थापना या ऐसे मामले को सूचीबद्ध करने पर ऐसी किसी भी अस्वीकृति के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए, ताकि सुनवाई को स्थगित करने की आवश्यकता के बिना सुनवाई के लिए एक नई पीठ गठित हो सके। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एक बार
एक मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जहां उन्होंने स्वयं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक की कुछ सामग्री को हटाने का आग्रह करने वाली किसी व्यक्ति द्वारा दायर रिट को स्वीकार करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नोटिस जारी किया था। कई बार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को विशेष रूप से राजनेताओं के दबाव में प्रभाव के बारे में लिखा है। मुकरने का कारण बताना अनिवार्य बताने से न्यायाधीशों पर दबाव और प्रभाव को रोका जा सकता है। और निर्णय की सरल व्याख्या, तो आप देखिए कभी कभी अदालतें सैकड़ों या हजारों पृष्ठों में के बहुत लंबे फैसले सुनाती हैं, जिन्हें व्यवहारिक रूप से स्वयं वादी भी नहीं पढ़ते हैं। और इस तरह के लंबे अदालती फैसले पुस्तकालयों के लिए 100 पीस होते हैं और केवल शोधकर्ताओं और चुनिंदा वकीलों द्वारा ही पढ़े जाते हैं। ऐसे में भारत को उन देशों की प्रथा अपनानी चाहिए जहां अदालती फैसले के पृष्ठों की संख्या पर एक सीमा है, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्टों के लिए अलग अलग है, या फिर 50 पृष्ठों से अधिक के प्रत्येक लंबे अदालती फैसले के साथ अनिवार्य रूप से 50 पृष्ठों की सीमा वाला एक सटीक संस्करण अनिवार्य रूप से जारी किया जा सकता है और निर्णय की तिथि पर भी वेबसाइट पर पोस्ट किया जा सकता है। सुनवाई पूरी होने के 1 महीने के भीतर सभी फैसले घोषित किए जाने चाहिए। यदि कोई पीठ मामले की सुनवाई के लिए उच्च पीठ की सिफारिश करने का निर्णय लेती है तो मामले को पहली बार सूचीबद्ध करने के 1 महीने के भीतर पीठ को बड़ी पीठ की सिफारिश करनी चाहिए। और यानी कि देखिए जो फैसले आ रहे हैं वो कम से कम मालूम तो हों कि किस तरह के हैं, समझ रहे हैं। मालूम चला हमारे बारे में फैसला है और हमें ही नहीं समझ में आ रहा है वो फैसला, तो क्या मतलब है उसका। नए सिरे से निर्धारित हो अवकाश की व्यवस्था, तो आप देखेंगे कि हमारी न्याय वितरण प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी उदार पूर्व पक्षीय स्थगन आदेश है, जिसके बाद अदालतों में बार बार स्थगन होता है, जो अदालतों के मामलों की लगातार बढ़ती बड़ी संख्या का मुख्य कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप न्याय विलंबित की कहावत को सही ठहराया जा सकता है। न्याय अस्वीकृत है, यह इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट की कई डिवीजन बेंचों ने देखा कि और कड़वी वास्तविकता भी है कि कभी कभी बार बार स्थगन की मांग करने वाले पूर्व पक्षीय स्थगन आदेश लेने वाले अंततः मामले हार जाते हैं। भारत में ब्रिटिश न्यायाधीशों को इस देश के भीतर गर्म मौसम से बचाने और उन्हें अपनी मातृभूमि इंग्लैंड का दौरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा अदालतों में लंबी गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाई गई थी। यह महंगी सुविधा दुर्भाग्य से आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज़ाद भारत में जारी है, वह भी लंबे समय तक अदालती मामलों के लंबित रहने के साथ। लंबी अदालती छुट्टियों को खत्म करने की विधि आयोग की लंबे समय से लंबित सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए। अदालतों को लंबी सर्दी और गर्मी की छुट्टियों के अलावा धार्मिक त्योहारों के लिए सप्ताह भर की छुट्टियों की व्यवस्था को खत्म कर छुट्टियों के लिए सामान्य सरकारी कैलेंडर अपनाना चाहिए। उच्च न्यायालयों के नामकरण को जारी रखने की पूरी प्रणाली भ्रमित करने वाली, जहां कुछ उच्च न्यायालयों के नाम अभी भी उन शहरों के नाम पर हैं जहां ये स्थगित हैं। बहुत समय पहले भारतीय शहरों बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्रमशः मुंबई, चेन्नई और प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन इन शहरों में स्थित उच्च न्यायालयों के नाम अभी भी आधिकारिक तौर पर इन शहरों के पुराने नामों पर ही चल रहे हैं। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि शहरों के नाम बदलने के साथ ही उच्च न्यायालय के नाम ही स्वतः परिवर्तित हो जाए। सबसे अच्छा तो यह होगा कि सभी उच्च न्यायालयों के नाम शहरों के बजाय राज्यों के नाम पर रखकर ब्रिटिश विरासत को समाप्त किया जाए। प्रस्तावित कानून में यह सुविधा शामिल होनी चाहिए कि बिना किसी अलग कानून की आवश्यकता के राज्यों या फिर शहरों के नाम बदलने के साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों के नाम अपने आप ही बदल जा सकते हैं। सुभाष चंद्र अग्रवाल के द्वारा यह लिखा गया है आर्टिकल। एक समाजवाद आ गया, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। अब आप देख लीजिए, चुनाव हो रहा है तो चुनावी बातें भी लिखी जा रही हैं। शरारत से बाज नहीं आ रहा है चीन। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से चीन भारत को घेरने के प्रयास में रहता है। इस राज्य की भौगोलिक अवस्थिति और संसाधन जनित महत्ता को समझते हुए चीन के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी राजधानी है ना, इसी की बात हो रही है। ये भूटान से सीमा लगती है इसकी, आप देखिए चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। तो असम और नागालैंड से राज्यों में सीमा लगती है। तो ये है, इसे अपना हिस्सा बताता रहता है चाइना। क्या कहता है? हमारा हिस्सा है। इसे भी पढ़ लीजिए। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 काउंटी प्रशासनिक केंद्रों, गांव और टाउन से पर्वत चोटियों, नदियों और झीलों का नाम बदलकर तिब्बती या फिर चीनी अक्षरों में करने की अपनी बेतुकी रणनीति जारी की है। चीन अरुणाचल प्रदेशों की दक्षिणी तिब्बत के रूप में संदर्भित करता है
और इसे जंगन कहता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में पहले भी इस तरह के नामकरण की कवायद की है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मौजूद करने के लिए चीन नए नामों के साथ अरुणाचल प्रदेश का नक्शा भी जारी करता है। वस्तुतः भारत के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यह देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यही है। यह राज्य पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार से घिरा है, जबकि इसके दक्षिण में असम है। नागालैंड से भी यह जुड़ा है। साथ ही इसकी उत्तरी सीमा चीन की से सटी है। और अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व इस तथ्य से निहित है कि 1914 में ब्रिटिश भारत के दौरान मैकमोहन रेखा द्वारा सीमांकित चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अब चीन द्वारा विवादित है, इसलिए इस सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। चीन के साथ पूरी एलएसी 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में अक्साई चीन से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। और लद्दाख की अक्साई चीन में 15,500 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन का अब भी नियंत्रण है, जिस पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था। खनिज संसाधन संपन्न राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपने दावे पर चीन लगातार भारत को तंग करता रहता है। और आखिर अरुणाचल प्रदेश में चीन का वास्तविक हित क्या है? एक कारण तवांग मठ का महत्व है, जो दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। दूसरा, इसका बड़ा महत्व है विवादित अक्साई चीन में भी, जहां से वह सिंजांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए एलएसी के करीब एक राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। एक कारण इसका आमतौर पर उल्लेख नहीं किया जाता है कि वह अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन सहित विशाल जल और खनिज संसाधन है। अरुणाचल प्रदेश का असम और नागालैंड के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसके विपरीत एलएसी उबड़ खाबड़ और दुर्गम इलाके में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को राज्य और क्षेत्र के साथ हमारे प्राचीन संबंधों का दस्तावेजीकरण करने के लिए इतिहास पर ईमानदारी से शोध करना चाहिए। चीन ने नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए स्टैफ लेड वीजा दिया जाता है। बीते माह 9 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन सहित किसी भी वीआईपी यात्रा को नियमित तौर पर आपत्ति की जाती है। अब जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो चीन किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम दे सकता है जो भारत को असहज करे। जहां तक हालिया विवाद का संबंध है, तो दलाई लामा ने इस बार भारतीय हित के लिए अधिक समर्थन नहीं मिला है। और आप देखिए ताज़ा इनपुट, अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के सामने 175 और गांवों को विकसित करने की चीन की योजना के बारे में है। ये बस्तियां सीमावर्ती गांव के रूप में कार्य करके चीन की सैन्य तैयारियों को और बढ़ाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा असहज करने वाली बात माइक्रोसॉफ्ट की यह खबर है कि चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाए गए झूठे आख्यानों के माध्यम से जनता की राय को प्रभावित करके भारत में चुनाव में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार नई चुनौतियों का सामना कैसे करता है, जो इंटरनेट मीडिया के जरिए राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकती है। भारत ने हाल ही में चीन की कार्टोग्राफिक और अन्य प्रतिकूल गतिविधियों का बेहतर जवाब दिया है। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विकास काफ़ी बेहतर है। फर्स्ट विलेज नामक योजना के माध्यम से सीमावर्ती गांवों को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में परियोजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में माना को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले गांव के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने कहा था कि हर सीमावर्ती गांव पहला गांव होना चाहिए, न कि देश का आखिरी गांव। सैनिकों को स्थायी तैनाती के मामले में भारत बहुत मजबूत है, लेकिन हमें चीन के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था और प्रतिद्वंदियों के रूप में भारत चीन अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ टकराएंगे। वर्ष 2047 तक एक संभावित महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते उदय को किसी न किसी रूप में चीन की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामूहिक शक्ति की जरूरत होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई आपका मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।